हेडिंग डालेंगे कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। कंप्रेसिबिलिटी में लिखेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल। एक लाइन में लिखेंगे कंप्रेसिबिलिटी का डेफिनेशन। हाँ, सॉइल पार्टिकल। रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, देखिए सॉइल पार्टिकल है, इसमें क्या क्या हो सकता है? 3 चीज़ें हो सकता है। एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसके बाद सॉलिड होगा। ठीक है, तो इस पर जब हम लोड लगाएंगे, तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा? एयर रिमूव होगा। एयर रिमूव होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम हो जाएगा। तो जितना एयर निकला, यहाँ से डेल्टा वी हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? कॉम्पैक्शन की वजह से। तो इसमें क्या होता था? रिमूवल ऑफ एयर। इसमें क्या होता था? रिमूवल ऑफ एयर। अब क्या हुआ? जो वाटर बचा है, अब वो निकलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा वाटर, जो जितना वाटर बचा है वो निकलेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? कंसोलिडेशन। वाटर निकलने का जो प्रोसेस होता था उसको क्या बोलते थे? यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो किसके निकलने की वजह से हुआ? एक्सपल्सन ऑफ वाटर। तो एक्सपल्सन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? कंसोलिडेशन। ठीक है, अब ये सॉइल हो गया। इसमें तो क्या है? सॉइल हो गया। इसमें 0 वर्ड्स दिखा रहा है, लेकिन थ्योरेटिकल हम 0 वर्ड्स ला सकते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल 0 वर्ड्स नहीं ला सकते हैं सॉइल में। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल का, अब यहाँ पे जो सॉइल है, अब इसमें हम घर बना दिए या कुछ भी, कोई भी स्ट्रक्चर बना दिए, तो यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेटलमेंट देखने को मिलेगा, तो इसमें जो सॉइल पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना जगह को चेंज करेंगे, क्योंकि अब न इसमें वाटर बचा है, ना तो अब इसमें एयर बचा है, ना तो वाटर बचा है, ना तो एयर बचा हुआ है। तो दोनों चीज़ नहीं बचा हुआ है, लेकिन इसमें सेटलमेंट होगा, कॉम्पैक्शन होगा। यहाँ से ये दबेगा तो इधर का साइड वाला जो सॉइल है इधर फूल जाएगा, या इधर फूल जाएगा, या इधर फूल जाएगा। ठीक है, अब निकलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना पानी बचा है, ना वो बचा है। लेकिन यहाँ पे जो भी सेटलमेंट होगा वो सॉइल पार्टिकल का रिलेटिव मूवमेंट की वजह से होगा। सॉइल पार्टिकल कुछ इधर भागेंगे, कुछ इधर भागेंगे, या कुछ ऊपर चले जा रहे हैं, या कुछ इधर चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो दबेगा, तो साइड साइड में उठेगा अगर जगह होगा तो जो सॉइल पार्टिकल है वो अपना जगह चेंज कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। लिख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी में रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। हाँ हाँ, इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी निकालते हैं, तो इसके लिए कुछ कोएफिशिएंट दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे सॉइल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ वॉइड रेशियो हो गया, उसका वाटर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। वैसे ही कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी हम लोग निकालना है, तो कंप्रेसिबिलिटी निकालना है तो सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। अलग अलग, इसको लिख लीजिए, सॉइल का डिपेंड करेगा, अलग अलग सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके वाटर रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका कंप्रेसिबिलिटी किस प्रकार से है। तो उसका कोएफिशिएंट होता है, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी।
हाँ लोड लग रहा है, तो लोड लग रहा है तो कॉम्पैक्शन ही है एक प्रकार का। लेकिन कॉम्पैक्शन देखिए, एक प्रकार का कॉम्पैक्शन और कंप्रेसिबिलिटी और कंसोलिडेशन तीनों में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन एक में एयर के रिमूवल की वजह से हो रहा है, एक में वाटर के रिमूवल की वजह से हो रहा है, एक में सॉइल के रिलेटिव मूवमेंट की वजह से हो रहा है। फिर आता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कॉम्पैक्शन नहीं, घर का सेटलमेंट वगैरह जो हो गया, घर बना हुआ है या डैम बना हुआ है उसका सेटलमेंट हो गया। कंप्रेसिबिलिटी वो बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन और कंप्रेशन, कंसोलिडेशन और कंप्रेशन जो है वो उसी के अंदर आएगा। कंप्रेसिबिलिटी एक प्रकार का उसका वो है प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, ठीक है। जो सॉइल पार्टिकल है, यहाँ पे जो भी एयर भरा हुआ था, ठीक है, एयर या वॉइड्स भरा हुआ था, सॉइल जो ये सॉइल है इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं डायग्राम के फॉर्म में, लेकिन सॉइल ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो एयर निकलेगा, तो इमेजिन करिएगा कि एयर निकलेगा, ये सॉइल पार्टिकल है, एयर निकलेगा तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो नीचे आ रहा है, पार्टिकल जो नीचे आ रहा है उसको बोल रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो बोला जाता है लूज सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी कैसा होगा या डेंस सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी कैसा होगा। तो लूज सॉइल होगा, तो लूज सॉइल होगा तो उसको जल्दी से हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, टाइट सॉइल होगा तो उसको जल्दी से कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी एक प्रकार से वो है उसका, हाँ, गुण टाइप का है कि सॉइल किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वो कंप्रेस, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्टिफनेस हो गया, वैसा ही कंप्रेसिबिलिटी एक प्रकार का उसका गुण है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में कितना फ्लेक्सिबल होता था, रिजिडिटी में कितना रिजिड है, कंप्रेसिबिलिटी में कुछ कितना उसका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, ये है कंप्रेसिबिलिटी। और रिमूवल वाला चीज़ में क्या होता था, रिमूवल ऑफ एयर में कॉम्पैक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर में कंसोलिडेशन, और उसका रिमूवल की वजह से जो सॉइल का अरेंजमेंट होता है, सॉइल का पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो नीचे दबता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का कोफिशिएंट आता है, तो सबसे पहले पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को किससे शो किया जाता है, ये चीज़ भी डायरेक्टली पूछा जाता है, ईएसी में तक पूछा गया है, ईएसी में भी पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को किससे शो किया जाता है। तो लिखेंगे इसको ए, स्मॉल ए और छोटा सा वी से शो किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को स्मॉल ए और वी, ठीक है, स्मॉल ए और वी, मतलब कि एक प्रकार से चेंज इन वॉल्यूम को बताता है, एक प्रकार से चेंज इन वॉल्यूम को बताता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हमारे पास सॉइल का एक ग्राफ है, ठीक है, हमारे पास सॉइल है, इसमें एक ग्राफ है जिसमें हम इधर स्ट्रेस को लगा रहे हैं, इधर हम इफेक्टिव स्ट्रेस को देख रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 1 लगाए, इधर सिग्मा 2 लगाए, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का बात हो रहा है। तो हम जैसे जैसे सॉइल है, सॉइल पार्टिकल में स्ट्रेस लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब कि एयर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, एयर निकल रहा है तो वाटर निकल रहा है, तो उसमें जो वॉइड्स हैं वो कम हो रहा है। यहाँ पे जब हम लोड लगा रहे हैं, यहाँ से हम इफेक्टिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं, कोई भी लोड लगा रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका वॉल्यूम को हम लोग कम करते जा रहे हैं, उसको डेंस करते जा रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है मतलब सॉइल डेंस हो रहा है, सॉइल डेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, सॉइल डेंस हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसका वॉइड्स कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वॉइड्स कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे रहा होगा कहीं पे, यहाँ पे रहा होगा सिग्मा 1 स्ट्रेस जब लग रहा था, तो सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा था तो यहाँ पे रहा होगा कहीं पे। उसके बाद जैसे जैसे हम स्ट्रेस को लगाते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, ये वॉइड यहाँ पे कम हो जाता है, ये वॉइड यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे वॉइड रेशो मान के चलते हैं कि E1 था और यहाँ पे वॉइड रेशो क्या है, E2 है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी देता है, इसका जो स्लोप है वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, ये स्ट्रेट नहीं है ना, ये कर्व टाइप का रहेगा, ये
स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जो स्लोप होता है, स्ट्रेस और वॉइड रेशियो के बीच में, इफेक्टिव स्ट्रेस और वॉइड रेशियो के बीच में जो स्लोप होगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो इसके बीच का स्लोप क्या होगा, इसका टेन थीटा क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। हाँ, तो ये वाला चीज़ को हम लोग कैसे निकालेंगे, हाँ इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो E1 माइनस E2, ठीक है। या फिर यहाँ पे 0 भी लिखा रहेगा इनिशियल वॉइड रेशियो, और यहाँ पे 1 भी लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना चेंज कर रहे हैं, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, ठीक है। बड़ा वाले को लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है कि इसको किससे शो किया जाता है और इसका वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे E1 क्या है, वाइड रेशियो 8, इफेक्टिव स्ट्रेस 1। E2 क्या है, वाइड रेशियो 8, इफेक्टिव स्ट्रेस 8 2। हाँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे E1 भी लिखा हुआ दिखेगा आपको कहीं पे, और कहीं पे आपको दिखेगा E0 लिखा हुआ, इनिशियल वाइड रेशियो, ठीक है। इनिशियल वाइड रेशियो पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 था और E1 पे E2 रहा, तो नाम बदल सकता है, E1 E0 E2, ठीक है। चलिए यहाँ पे E1 E2 ही लिख लीजिए, ठीक है, लिख सकते हैं, कहीं नहीं गया है वो, सिग्मा नोट भी लिखा जा सकता है वहाँ पे इनिशियल वाइड रेशियो। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। एक है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, एक है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। इसको CC से शो किया जाता है, एकदम याद रखिएगा। हाँ, CC से। इसको ऐसे याद रखिएगा, जिसमें y है उसमें v है ना, जिसमें y है उसमें v है। आप लोग अपना तरीका भी याद करने का रख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जिसमें y है उसमें v है, जिसमें y है उसमें v है। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इसको लिया जाता है CC से शो किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी में क्या है कि हम इफेक्टिव स्ट्रेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वाइड रेशियो का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे। मान के चले कि इसका वैल्यू अगर हम लोग 100 बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू 0.1 कम होता है, ऐसा ही होगा। यहाँ से यहाँ पे हम लोग 50 में थे और यहाँ पे हम लोग 300 में आ गए, तब जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत कम होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा बढ़ाएंगे तब वाइड रेशियो कम होगा। मतलब कि इसका घटने बढ़ने का जो रेंज है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इसका घटने बढ़ने का जो रेंज है वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। तो इसी को क्या किए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के टर्म्स में लिखे। तो वहाँ पे जो यही जो ग्राफ है उसको हम लोग किसके किसके बीच में लिख लिए, वाइड रेशियो E और लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के साथ लिख लिए। इसको लॉग ऑफ सिग्मा डैश 1 लिख लिए और लॉग ऑफ सिग्मा डैश 2 लिख लिए। यहाँ पे रहा E1, यहाँ पे रहा E2। तो ये E1 यहाँ पे हो गया और E2 यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। इसको लॉग के साथ हम लेते हैं तो वो
लॉग के साथ लेते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो उस स्टेट में हम लोग उसका जो स्लोप लेते हैं वो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। इसको कंप्रेशन इंडेक्स भी बोला जाता है ना, इसी का नाम कंप्रेशन इंडेक्स भी है, इसी का नाम कंप्रेशन इंडेक्स भी है, इसी का नाम कंप्रेशन इंडेक्स भी है, कंप्रेशन इंडेक्स। देखिए सॉइल में हर एक का इंडेक्स होता था, जैसे श्रिंकेज इंडेक्स होता था। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता था? एक रेंज होता था जो कि प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में था। ऐसा ही था जो हमारा सॉइल का लिमिट था, एक इंडेक्स ये था, एक ये था और एक ये था। इसको हम लोग बोलते थे श्रिंकेज इंडेक्स, इसको बोलते थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये एक रेंज होता था, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के बीच में एक सॉइल का रेंज को बताता था। वहीं पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते थे तो प्लास्टिक रेंज में कहाँ से कहाँ तक है, उसका लिक्विड लिमिट से लेकर के प्लास्टिक लिमिट तक का रेंज था, इसके बीच का जो रेंज था वो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता था। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो उसका जो वाइड रेशियो है, ठीक है, उसका जो वाइड रेशियो का रेंज है, वाइड रेशियो का जो रेंज है उस रेंज को बता रहा है। इन दोनों के बीच में जो वाइड रेशियो का जो रेंज है, इन दोनों के बीच में जो वाइड रेशियो का जो रेंज है उसी को बता रहा है कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, कंप्रेशन इंडेक्स कितना कंप्रेस उसको किया जा सकता है, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना किया जा सकता है। कंप्रेशन इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना किया जा सकता है। कंप्रेशन इंडेक्स मतलब जितना ज़्यादा लूज होगा उसका कंप्रेसिबिलिटी उतना ज़्यादा, कंप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। जितना लूज सॉइल होगा उतना ज़्यादा उसमें कंप्रेशन होगा, उतना ज़्यादा उसका कंप्रेसिबिलिटी होगा। ठीक है, ये सब चीज़ समझ में आता है ना। एक जगह पे दिया हुआ सैंड, एक जगह पे दिया हुआ है लूज सॉइल, तो किसका कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगा? लूज सॉइल का ना। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा छोटा सा चीज़। तो ये कंप्रेशन इंडेक्स या ये दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। उसके बाद कंप्रेशन इंडेक्स निकालने बोला जाता है एग्ज़ाम में। कंप्रेशन इंडेक्स निकालने बोला जाता है जब आपको लिक्विड लिमिट दिया हो, जब हमको लिक्विड लिमिट दिया हो तो कंप्रेशन इंडेक्स निकालने के लिए बोला जाता है। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, लिख लिए, इसको लिख लीजिए। कंप्रेशन इंडेक्स निकालने बोलेगा जब हमको लूज सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। कैसे? कंप्रेसिबिलिटी समझते तो हैं यार, कंप्रेस कितना ज़्यादा किया जा सकता है। अब एग्ज़ाम में पूछा गया था ये सीजी व्यापम में, जेई 2018 में, कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू बता दीजिए जब हमारे पास लिक्विड लिमिट का कुछ वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, जब हमारे पास लिक्विड लिमिट का कुछ वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, तो के केस में हमको बताना होता है कि कंप्रेशन इंडेक्स कितना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, कंप्रेशन इंडेक्स
देखिए कंप्रेशन इंडेक्स जो है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये लिक्विड लिमिट दिया हुआ है तो वेरी करेगा कि डिस्टर्ब सॉइल है कि अनडिस्टर्ब सॉइल है। ठीक है, वेरी करेगा जो सॉइल हम ला रहे हैं वो डिस्टर्ब सॉइल है कि अनडिस्टर्ब सॉइल है। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल है तो डिस्टर्ब सॉइल का ज़्यादा होगा या अनडिस्टर्ब सॉइल का ज़्यादा होगा? सॉइल हम लोग उठा के एक कॉम्पैक्ट जगह में कहीं पे पहाड़ बना हुआ है, वहाँ से पहाड़ लाए, अब सॉइल को फिर से कॉम्पैक्ट किए। ठीक है, एक पहाड़ बना हुआ है या रोड बना हुआ है, ठीक है, रोड बना हुआ है, वहाँ से मिट्टी खोद के निकाले और वहाँ पे मिट्टी है। ठीक है, वहाँ पे मिट्टी है तो दोनों का लिक्विड लिमिट कुछ ना कुछ तो होगा, लिक्विड लिमिट तो कुछ ना कुछ होगा कि उसका शियर स्ट्रेंथ इतना है, तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी है, उसको कॉम्पैक्ट करने का जो क्षमता होगा आपका जैसा है वैसा में ज़्यादा होगा कि उसको खोद के निकालेंगे उसके बाद ज़्यादा होगा कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद ज़्यादा होगा, मतलब कि वो रिमोल्ड कर दिए, मतलब निकाल दिए, मतलब डिस्टर्ब कर दिए। तो अनडिस्टर्ब सॉइल का और डिस्टर्ब सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब कि वेरी करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टर्ब कर दिए तो वो लूज़ हो गया, अब लूज़ स्थिति में हो गया, तो लूज़ स्थिति में हो गया तो उसका कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ जो होता है कंप्रेसिबिलिटी वो दो प्रकार से होगा। ठीक है, कितना होगा? लिक्विड लिमिट -10, ये लगभग इतना होता है 0.009, 0.007। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अनडिस्टर्ब सॉइल, और ये डिस्टर्ब सॉइल। हाँ, तो इसका वैल्यू इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल है तो कितना होगा और रिमोल्डेड है तो कितना होगा। इसको रिमोल्डेड बोलता है या डिस्टर्ब सॉइल बोलता है, तो इतना फार्मूला में हमको लिखना है। ये सवाल आया हुआ था एग्ज़ाम में। रिमोल्डेड सॉइल है तो उसके लिए लिक्विड लिमिट का कुछ वैल्यू दिया था। ठीक है, और उसके लिए बताना था हमको कि कंप्रेशन इंडेक्स कितना होगा या कंप्रेसिबिलिटी कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ इसका AC निकालना है और AB निकालना है, AC निकालना है और AB निकालना है दोनों।
निकल गया। कितना कितना आ रहा है, 0.6 है और 0.7 है, और इधर है प्रेशर, ये वॉइड रेशियो है, और ये है प्रेशर। ठीक है, एसी में आया था। लॉग वॉक का वैल्यू थोड़ा सा पता होगा कितना होता है और कितना चेंज किया जाता है। ठीक है, 1 से 5 तक का वैल्यू याद रखिएगा तो बाकी चीज़ें निकाला जा सकता है। जैसे कि लॉग 2 का वैल्यू कितना है, 0.303। लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है, 0.7। तो लॉग 4 का वैल्यू निकाला जा सकता है, कितना होगा, 2 और 3 का याद रखेंगे तो, और 5 का याद रखेंगे। ठीक है, 0.69। तो log 4 का वैल्यू निकाला जा सकता है। कैसे, log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 2 log 2। ठीक है, तो 2 log 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.303, उसका 2 टाइम्स। जैसे कि log 5, इतना वैल्यू याद रखिएगा, बाकी निकाल सकते हैं, लगभग निकाला जा सकता है। ठीक है, लगभग निकाला जा सकता है। अगर आपको log 6 का वैल्यू बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 × 3, इसको लिखा जा सकता है log 2 प्लस log 3, लिखा जा सकता है अलग अलग किया करके। ठीक है, तो ये log 2 का वैल्यू याद है, log 3 का वैल्यू याद है। ठीक है, वैसे ही log 8 का वैल्यू निकाल सकते हैं, log 4 × log 2 करके, log 4 प्लस log 2। तो 1 2 3 वैल्यू याद रखिएगा, बाकी का निकल जाएगा। उतना यूज़फुल नहीं है, मतलब उतना यूज़ नहीं होता है, कहीं कहीं पे बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस को याद रखिएगा कि ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, पूछा जाए तो इसमें कितना आ रहा है, AC का वैल्यू, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 0.1, और ये 0.5, तो 0.2 आ जा रहा है, 1/5। वहीं पे AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 17.5 अपॉन 17, इतना ही होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 लॉग 17.5 अपॉन 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 0, फिर 17 1 आएगा ना, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.3, 17 3 51, इतना ही लगभग होगा। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं इसको, log 1.03008, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1.03, हाँ 1.03 आ रहा है। ठीक है, तो 1.03 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए अभी कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 103 अपॉन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0.1 अपॉन log ऑफ 103 माइनस log ऑफ 100, ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए ये कितना के बराबर हो जाएगा, लगभग log ऑफ 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 2 log 10। ठीक है, तो log 10 बेस में 10 रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log ऑफ 103 का वैल्यू,
लॉग ऑफ 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, लॉग 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग 100 प्लस लॉग 3, तो इसका वैल्यू 2 प्लस 0.47, तो 2.47, फिर उसको माइनस कर देंगे तो 0.47, नीचे 0.47, ऊपर में 0.1, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, तो 10/47। अब इसको काट पीट के निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में वैसे नहीं आता है, लेकिन इन केस कभी आ गया तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसमें जो आंसर रहेगा ना, जो हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन रहता है, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो बहुत नज़दीक में नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। लॉग का प्रोसेस जो है वो आप लोग अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, एकदम ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। तीनों लिख लिए। फिर कंसोलिडेशन के बारे में एक दो बात लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन ये लिख लिए ना। फिर कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इनिशियल वाइड रेशियो और वाटर कंटेंट दिया है तो उसका लिक्विड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद निकल जाएगा ये लिक्विड लिमिट वाला फार्मूला से। उसमें कुछ चीज़ और दिया रहेगा तो फिर कंसोलिडेशन में लिखेंगे, कंसोलिडेशन में कुछ लिखे हैं ना, इसमें लिखेंगे इट इज़ मेजर्ड बाय ऑडियोमीटर। इसका नाम पूछा जाता है किससे में, ये सब कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी के अंतर्गत आ रहा है ना, ये सब कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी के अंतर आता है। इसको रुकिए, कंप्रेसिबिलिटी का एक और फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, इसको शो किया जाता है MV से।
ठीक है, इसको शो किया जाता है एम से, स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम से शो किया जाता है। इसका वैल्यू होता है AV/1 + E0। AV प्लस हाँ नहीं, हाँ ई वाइड रेशियो है, हाँ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इसमें लिखेंगे दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, this value is not constant for a particular soil, this value is depend on the, this value is not constant for a particular soil। देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग जब AV लिखे थे तो AV के लिए ग्राफ कैसा बना था, ऐसा कुछ बना था, ऐसा कुछ बना था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का स्लोप कैसा है, अगर इस रेंज में अगर बोला जाए, इस रेंज में बोला जाए तो यहाँ पे वाइड रेशियो ये और E, यहाँ पे E1 ये हो जाएगा, E2 ये हो जाएगा, σ1 और σ2 ये हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे अगर स्लोप की बात किया जाए तो यहाँ पे स्लोप की बात किया जाए तो ये और ये यहाँ पे उसी रेंज में अगर स्लोप की बात किया जाए, अगर वाइड रेशियो उतना ही अगर ले रहे हैं हम लोग, वाइड रेशियो को सेम अगर हम ले रहे हैं तो इसमें रेंज देखिए क्या हो रहा है, एक ही सॉइल है ना, ये एक ही सॉइल है, एक ही सॉइल है, उसको इस स्ट्रेस से इस स्ट्रेस के बीच में ले गए तो वाइड रेशियो में इतना चेंज हुआ, इस स्ट्रेस से इस स्ट्रेस के बीच में हो गए तो वाइड रेशियो इतना चेंज हो गया। हर एक जगह पे स्लोप का वैल्यू अलग अलग दिख रहा है, हर एक जगह पे स्लोप का वैल्यू अलग अलग दिख रहा है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो वैल्यू है, कौन सा कोफिशिएंट हो जो सॉइल पे पर्टिकुलर सॉइल के लिए स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इनमें से कौन सा वैल्यू है जो, इनमें से कौन सा वैल्यू है जो पर्टिकुलर सॉइल के लिए स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन में देगा AV, MV और CC। तो देखिए AV का जो स्ट्रेस डायग्राम था वो ऐसा था, MV में भी AV यूज़ हो रहा है, उसका भी डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन CC का वैल्यू हम देख रहे थे, CC का वैल्यू देख रहे थे तो CC का वैल्यू क्या होता था, स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था। तो इसे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, हर जगह पे स्लोप का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि CC का जो वैल्यू है पर्टिकुलर सॉइल के लिए वो अलग अलग स्थिति पे अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। लेकिन क्या हम लोग इसके लिए कह सकते हैं क्या अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेस लगाया जा रहा है और अलग अलग उसका वाइड रेशियो चेंज हो रहा है। तो MV भी है वो AV पे डिपेंड कर रहा है, AV पे डिपेंड कर रहा है तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये सॉइल के पर्टिकुलर स्थिति के लिए डिपेंड करेगा, इसके लिए भी कह सकते हैं कि सॉइल का पर्टिकुलर स्थिति पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये उसके स्ट्रेस पे या पर्टिकुलर सॉइल के लिए अलग अलग स्ट्रेस पे अलग अलग नहीं होगा। तो यही चीज़ इसमें लिखे हैं हम लोग, जो पहला लाइन लिखे हैं इसमें, जो पहला लाइन लिखे हैं इसमें, जो पहला लाइन लिखे हैं, दिस वैल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, दिस वैल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सॉइल। एक ही सॉइल के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है ना, स्ट्रेस रेंज पे, कि हम लोग स्ट्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक लिखें। बस यही लिखिए ना, पहला लिख लीजिए दिस वैल्यू इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, पहला लिखे
दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर सॉइल। एक ही सॉइल के लिए अलग अलग स्ट्रेस वैल्यू पे अलग अलग होगा। इट इज़ डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस। दूसरा लाइन लिख लीजिए, इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल। पहला लाइन लिखेंगे, दिस वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सॉइल। इट इज डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव स्ट्रेस। इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस रेंज लिख लीजिए। इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस रेंज। इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस रेंज। इट इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस रेंज। कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा, उसके बाद रीड मारिएगा, उसके बाद घर में क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको चीज़ें और क्लियर होगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, आप सवाल को करेंगे नहीं, सवाल में जूझेंगे नहीं। आपको जब तक खुद का डाउट नहीं आएगा मन में कि कहाँ पे क्या है और कौन सा स्टेटमेंट का मतलब क्या है और क्या लिखे थे, वो चीज़ आप में खुद नहीं आएगा तो आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई मतलब का नहीं है। एग्जाम परफॉर्मेंस एकदम सिलेक्शन से तो कम ही रहेगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन में भी वो खुरमी उर्मी नहीं बनाना है, ठीक है। एसएससी बना रहे हैं, एसएससी से आप हर दिन 200 सवाल से 300 सवाल कर सकते हैं। 200 से 300 सवाल, एक सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर चल रहा है वो, और एक आप जो पढ़ चुके हैं वो, क्योंकि इसको पढ़ चुके हैं तो आगे का नहीं बनेगा, इसको नहीं पढ़े हैं आगे तो नहीं बनेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट्स इससे पहले पढ़ चुके हैं उसका एसएससी जेईई का 200 से 300 बनेगा। 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बार बार दिखेंगे कि आपको कहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है। मैक्सिमम 1-2 सवाल इधर उधर से तो आएंगे ही, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। उस टॉपिक का जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, पर्टिकुलर फार्मूला है, कितना भी बड़ा हो आपको रटा जाएगा, ठीक है। जैसे सेटलमेंट का, इस यूनिट में एक सेटलमेंट का लंबा फार्मूला है, वो हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, वो रटा जाएगा आपको इतना बार बना लेंगे तो क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन करिए, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ सकते हैं या फिर बुक पढ़ सकते हैं या कंटेंट पढ़ सकते हैं, कितना भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, आपको सेम चीज़ अलग जगह पे अलग डायग्राम के साथ अलग अलग टाइप से मिलाएगा, लेकिन उसका कहने का एक ही मतलब होगा और उसको आप कैसे भी समझिए, कहीं से भी समझिए, ठीक है। एक बार समझना है, बाकी क्वेश्चन करना है, ठीक है। जब तक आप उसको नहीं समझते हैं तब तक दूसरा कंटेंट उठा सकते हैं, लेकिन एक बार समझ गए हैं तो कंटेंट बदलने का ज़रूरत नहीं है, एक कंटेंट लेके चलिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन करना होता है तो रिवीजन के लिए आपको 1 मंथ मिलेगा। 1 मंथ में आप कम कंटेंट को ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। जो कंटेंट एक बार आप पढ़े, आपके पास है शॉर्ट नोट्स जो कहते हैं, आप लोग अपना बनाएंगे तो उसको 1 मंथ में आप ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। वहीं पे बहुत ज़्यादा कंटेंट रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना भी नहीं है, और बुक भी ज़्यादा नहीं बनाना है। एक ही बुक को 2-3 बार बनाइए, उससे क्या फ़ायदा है, जो चीज़ आपका छूटा हुआ है वो छूटा का छूटा नहीं रहेगा। दूसरी बार बनाएंगे तो उस पर काम करेंगे कि ये मेरे से पहले नहीं बना था, अभी बन रहा है। वहीं पे एसएससी का बनाया, एक बार जो छूटा है वो छूट ही गया, उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता बनाया, इसमें भी जो छूटा है वो छूट ही गया, वही चीज़ एग्ज़ाम में आएगा तो फिर एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। तो आप कंटेंट में 3 ही बुक रखिए, एसएससी, ईएसी, हमेशा से मैं बोलते आ रहा हूँ, और गुप्ता एंड गुप्ता। इसके अलावा आपको कोई भी बुक उठाने का ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बार बना चुके हैं तो ठीक है, ये बना लीजिए। उसके बाद ये तीनों हो गया ना, तो कोई बुक नहीं उठाना है आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। इसमें टॉपिक वाइज दिया है, सब में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको हर स्टेट का पेपर दिख जाएगा। हर स्टेट में हर महीना में कम से कम एक सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो जा रहा है। कभी उड़ीसा में हो रहा है, कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी एमपी में हो रहा है, कहीं झारखंड में हो रहा है। तो कहीं से उसका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसको छोड़ के टेक्निकल का पेपर को बनाते जाइए। आपको 150-200 सवाल मिल जाएंगे बीते 5 साल में। 150 पेपर तो मिल ही जाएंगे। 28 स्टेट है तो हर स्टेट का 2 पेपर मिलेगा ही। 2 साल में 2 पेपर हुआ ही होगा, एक बार जेई का, एक बार एई का। तो टेलीग्राम में जाके पेपर डाउनलोड करिएगा, पूरा पढ़ने के बाद उसको बनाइएगा। वो होता है पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, उसको अभी नहीं करना है, अभी टॉपिक वाइज करना है, एसएससी, गुप्ता और ईएससी। तो आपको यही सब मिलेगा, सिर्फ ये नाम याद रखना है और क्या क्या फॉर्मूला है वो इसमें से ये पूछता है एग्ज़ाम में। हाँ, टेलीग्राम
ये 2-3 चीज़ लिख लिया ना, 2 चीज़, ये 2 चीज़ इसके लिए भी वैलिड होगा और इसके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता था। ई का वैल्यू सॉइल के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और लिक्विड लिमिट के साथ रिमोल्डेड है कि डिस्टर्ब सॉइल है वो डिपेंड करेगा कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। रिमोल्डेड है कि रिमोल्डेड है या फिर अनडिस्टर्ब सॉइल है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। फिर एक होता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। फिर कंसोलिडेशन को आगे देख लेते हैं ज़्यादा अच्छे से, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में ये 3 चीज़ पढ़ लिए, ये तीनों बन जाएगा। उसके बाद हेडिंग डालेंगे कंसोलिडेशन, उसके बाद हेडिंग डालेंगे कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन और कंप्रेशन में अंतर समझ गए हैं ना, और कॉम्पैक्शन में, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी है वो कंसोलिडेशन के अंदर भी आएगा, कंसोलिडेशन प्रोसेस से भी आएगा, और कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो भी आएगा, ठीक है। सॉइल का रीअरेंजमेंट जो है पार्टिकल का, और एक होगा रिमूवल ऑफ सॉइल वाटर ये, और कॉम्पैक्शन रिमूवल ऑफ एयर। कंसोलिडेशन इट इज़, क्या लिखे थे, एक लाइन लिखे थे ना, इट इज़, हाँ, एक किससे मेज़र किया जाता है, एसएससी में पूछा गया है बहुत बार, या फिर ईएससी में पूछा गया है, तो किससे मेज़र किया जाता है, ऑडियोमीटर से मेज़र किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय द ऑडियोमीटर। It is the function of effective stress only. It is the function of effective stress only. It is the function of effective stress only. टोटल स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में भी पूछेगा इफेक्टिव कंसोलिडेशन इज द फंक्शन ऑफ, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या ऐसा रहेगा, या फिर ऑल रहेगा। तो किस पे टिक मार रहे हैं, ए बी सी डी। इफेक्टिव स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ, ऐसे डायरेक्टली दिया रहेगा तो किस पे टिक मारना है, बी पे ना, ये ऐसा दर्शाता है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि किसको किससे शो भी किया जा रहा है और किस पे डिपेंड भी कर रहा है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ओनली। हाउ कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, it is the function of the effective stress only. अब देखिए इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। कंसोलिडेशन मतलब कि पानी का निकलना, ठीक है। एक सॉइल है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है और उस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो वाटर का एक्सपल्सन हो जाता है हमारा कंसोलिडेशन। तो जो वाटर का एक्सपल्सन होता है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक सॉइल देखे थे ना, एक वो इस प्रकार का सैम्पलर था, गोल सैम्पलर था, ठीक है। तो इस सैम्पलर में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लेके आते हैं, ठीक है। इस सैम्पलर में हम लोग
अगर रिमोल्डेड है तो बना के इसमें करते हैं, उसको कूट के, या फिर अनडिस्टर्ब लाना है तो डायरेक्ट वहाँ पे उसको इंजेक्ट करते हैं ज़मीन में, उसके बाद खोद के निकालते हैं। तो सब लोग ये वाला चीज़ किए होंगे, नहीं किए होंगे तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पर हम लोग लोड लगाते हैं। तो लोड कैसे लगाते हैं, यहाँ पे कोई लोड रख दिया जाता है, यहाँ पे कोई लोड रख दिया जाता है सॉइल के ऊपर, ठीक है, सॉइल के ऊपर कोई लोड रख दिया जाता है। तो लोड रख देंगे तो अब पानी क्या है, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, हर साइड से निकलेगा। तो हम लोग तो मेज़र नहीं कर सकते वहाँ से हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, वहाँ से मेज़र नहीं कर सकते, हर तरह से पानी निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर एक रबड़ का मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, रबड़ का मेम्ब्रेन लगा देते हैं, एक कवर लगा देते हैं। ये सॉइल का सैंपल हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड है, इसमें रबड़ का मेम्ब्रेन लगा दिए, सारे साइड से एक रबड़ का कवर होता है, ठीक है, वो लगा दिए, रबड़ का मेम्ब्रेन पूरी तरह से कवर्ड होता है। तो पानी अब क्या होगा, इधर से नहीं निकलेगा। अब पानी किधर से निकलेगा, एकदम वो चिपका हुआ रहता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उसके बीच में गैप है, पानी निकल के उसमें भर रहा है, एकदम टाइट लपेटा, एकदम चिपका हुआ रहता है, रबड़ का रहता है, उसको फैला के चिपका दिए हैं, ठीक है। तो उधर से वो इम्परमेबल हो गए, इधर से भी इम्परमेबल होगा, इधर से भी इम्परमेबल होगा। अब पानी निकलेगा इधर से या तो इधर से, अब पानी निकलेगा इधर से निकलेगा या तो इधर से निकलेगा, ठीक। तो क्या करते हैं, लोड को लगा के हम लोग छोड़ देते हैं, लोड को लगा के हम लोग छोड़ देते हैं, लोड को लगा के छोड़ देते हैं। उसके बाद पानी को अगर हम लोग दोनों साइड से निकलने दे रहे हैं, पानी को हम लोग दोनों साइड से निकलने दे रहे हैं, इसको बोलेंगे 2D कंसोलिडेशन, 2 डायरेक्शन, 2 डायमेंशन, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। हाँ, 2 वे ड्रेनेज बोलते हैं, या फिर 2 डायमेंशन, दोनों साइड से हम लोग निकलने दे रहे हैं। 2 वे, उसको रास्ता जो मिल रहा है इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी मिल रहा है, ठीक है। 2-3 चीज़ समझिएगा यहाँ पे एग्जाम में जो पूछा जाता है। अब देखिए, इसका जो टोटल डेप्थ है मान के चलिए D है, इसको जो डेप्थ है उसका जो टोटल डेप्थ है D है। अगर मान के चलिए कि मैं इधर से ढक देता हूँ, इधर एक पोरस पत्थर लगा देते हैं, ठीक है, पोरस पत्थर के ऊपर रख देते हैं, तो इधर से भी अब पूरी तरह तो रबड़ का मेम्ब्रेन है, अब इधर भी एक पोरस पत्थर लगा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे से भी पानी नहीं निकलता है, अब पानी निकलेगा सिर्फ इधर से। तो पानी अब सिर्फ इधर से निकल रहा है, इधर से भी ढक दिए। तो जब इस पर लोड लगा रहे हैं तो पानी को निकलने के लिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन सा पानी तय करेगा, सबसे नीचे वाला पानी। मतलब कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये वाला पानी, यहाँ पे जो पानी है उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पानी अपना ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे पानी अपना ट्रैवल करता है। तो जो पोर प्रेशर है, जो पोर प्रेशर है इस केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे रहा होगा, सबसे लास्ट में कहाँ का पानी निकल रहा है, नीचे का पानी सबसे लास्ट में निकल रहा है। तो पोर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, बॉटम में। एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। तो सबसे ज़्यादा अगर वन वे है, सिर्फ यहाँ से पानी निकलने दिया जा रहा है, वन वे डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से पानी निकलने दिया जा रहा है, तो पोर वाटर जो प्रेशर है, पोर प्रेशर जो म्यू का वैल्यू है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, बॉटम में, ठीक है। सबसे लास्ट में कहाँ का पानी निकलेगा, यहाँ का। बाकी तो निकल रहा है, सबसे लास्ट में पानी कहाँ का निकलेगा, यहाँ का। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर सबसे ज़्यादा देरी तक यहाँ पे रहा होगा, इधर का निकल गया, उसके बाद इधर से धीरे धीरे निकलता जाएगा। इसको लिखेंगे। तो वन वे ड्रेनेज है, तो वन वे ड्रेनेज है, तो वन वे ड्रेनेज लिख लेते हैं। तो कंसोलिडेशन कैसे करते हैं वो समझ में आया ना, सिर्फ पानी को निकलने देते हैं, पानी को निकलने देते हैं, उसके बाद ऑडियोमीटर होता है वो मेज़र कर लेता है कंसोलिडेशन कितना टाइम में कितना हो रहा है, ठीक है। ऑडियोमीटर होता है, वो जितना पानी निकल रहा है उसके हिसाब से उसमें गेज लगा होता है जो पानी निकलने का रेट को बताता है। हर एक चीज़ में लगा रहता है, हम लोग का पेट्रोल टंकी में लगा रहता है, गाड़ी का पेट्रोल टंकी में लगा रहता है, भाई कितना पेट्रोल डाले तो कितना वो कांटा बताएगा, ठीक है। स्पीड, कितना टायर घूम रहा है तो कितना की स्पीड से चल रहा है, सब चीज़ का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वैसा ही कंसोलिडेशन को ये बताता है डायरेक्टली। एक ऑडियोमीटर होता है, यहाँ पे एक गेज जैसा लगा देते हैं, वो बता देता है, ठीक है। तो वन वे ड्रेनेज में, वन वे ड्रेनेज लिखेंगे, कंसोलिडेशन वन वे ड्रेनेज,
वन वे ड्रेनेज बोलते हैं, वन वे ड्रेनेज बोलते हैं। तो वन वे ड्रेनेज में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पाथ, मतलब कि पानी का जो सबसे ज़्यादा रास्ता होगा, सबसे लंबा रास्ता होगा, जो पानी सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता तय करेगा वो डिस्टेंस क्या होगा, डी, या फिर डेप्थ ऑफ द सॉइल, या फिर थिकनेस ऑफ द सॉइल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैक्सिमम पोर प्रेशर बॉटम में होगा, मैक्सिमम पोर प्रेशर बॉटम में होगा। ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया है कि वन वे ड्रेनेज है तो मैक्सिमम पोर प्रेशर कहाँ पे होगा, बॉटम में होगा। फिर दूसरा होता है टू वे ड्रेनेज, दूसरा होता है टू वे ड्रेनेज। तो टू वे ड्रेनेज में हमको क्या करना होता है, पानी इधर से भी निकलने दे रहे हैं हम लोग, पानी इधर से भी निकलने दे रहे हैं जब हम लोड लगा रहे हैं। तो यहाँ पे लोड रखें तो लोड को रख के छोड़ देते हैं ना, 24 घंटा 25 घंटा में मेज़र करते हैं, तुरंत मेज़र नहीं होता ये चीज़, कम से कम 24 घंटा लगता है। ठीक है। तो 24 घंटा के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मेज़र वेज़र किया जाता है। तो अब पानी मेज़र किया जा रहा है तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है डी, टोटल डिस्टेंस है डी, तो इधर का पानी इधर से निकलेगा, लोड लगेगा तो इधर से भी निकलने दे रहे हैं हम लोग, इधर का पानी इधर से निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, नीचे से निकलने दे रहे हैं तो अब सबसे ज़्यादा बीच वाला, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये वाला, इधर से निकलेगा तो भी d/2, इधर से निकलेगा तो भी d/2। तो इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पानी वो क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो d/2 हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पास वाले का, सबसे लास्ट में ये निकलेगा। इधर से ये लोग निकल जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर वाले निकल जा रहे हैं, सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, बीच वाला। तो बीच वाला सबसे लास्ट में निकल रहा है तो उसका पोर प्रेशर मैक्सिमम होगा, हम लोग ये मान के चलेंगे। तो सबसे लास्ट में निकल रहा है और वो वाला चीज़ कहाँ पे है, बीच में है। तो मैक्सिमम पोर प्रेशर कहाँ पे होगा, टू वे ड्रेनेज में बीच में होगा। ठीक है, एट द मिडिल ऑफ द सॉइल। और इसका जो पाथ का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो पाथ का डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा, इसका जो पाथ का डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा। इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए। लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, ये जो है लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। वन वे में क्या है, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, समझ गए ना। इसको चलिए मैं लिखवा देता हूँ। वन वे ड्रेनेज में क्या क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पोर प्रेशर, मैक्सिमम पोर प्रेशर एट बॉटम। ठीक है, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ वो हो जाएगा d। इसके लिए मैक्सिमम पोर प्रेशर एट मिड ऑफ द सॉइल, और लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ d/2, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ। ये दोनों चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल रहेंगे, वन वे है कि टू वे है। हाँ बताइए सर, ये जो ओले वाले जिनके उसमें ऊपर से लोड लगाएंगे और नीचे को खोल देंगे, किसमें, ऊपर से लोड लगाएंगे, लोड तो ऊपर से ही लगेगा दोनों में। हाँ नहीं, नीचे को खोल दीजिए। हाँ, कि वो बीच वाला है वो पूरा नेट में निकलेगा। हाँ, और ऊपर वाला जल्दी निकलेगा, और नीचे वाला भी जल्दी, प्रेशर ज़्यादा होगा। हाँ नीचे वाला भी जल्दी निकलेगा, बीच वाला सबसे लास्ट में निकलेगा। तो पोर प्रेशर हम लोग को वहीं पे मिलेगा।
वन वे ड्रेनेज और टू वे ड्रेनेज। देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअल 2-3 चीज़ कॉन्सेप्ट बनता है। जब इसमें हम लोग लोड लगा रहे हैं, इनिशियली पूरा लोड को कौन कैरी कर पा रहा है? मतलब यहाँ पे 2 स्ट्रेस होगा, एक तो होगा पोर प्रेशर और एक होगा इफेक्टिव स्ट्रेस, सॉइल का स्ट्रेस। तो जब हम लोड लगाते हैं तो एक दिन दो, देखिए 1 साल 2 साल 3 साल तक की चीज़ों को हम लोग लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और इमीडिएट को बोला जाता है कंसोलिडेशन के प्रोसेस में 1 दिन 1.5 दिन का बात अगर हो रहा है तो वो इंस्टेंट ऑफ द लोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि घर बना है तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन को इंस्टेंट ऑफ द लोड बोलेंगे, और घर बनने के बाद 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल जो होगा उसको लॉन्ग टाइम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम का पीरियड मिनिमम 1 दिन होता है, मिनिमम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का जो बात हो रहा है, दिन में बात हो रहा है वो शॉर्ट टाइम हो गया। जो ईयर में बात हो रहा है, मंथ में बात हो रहा है, वो लॉन्ग टाइम का बात होगा कंसोलिडेशन में, ये बात। उसके बाद इसमें ये बोला जाएगा कि जब हम कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो लोड लगा रहे हैं, इसमें जो लोड लगा रहे हैं तो उस पूरे लोड को कौन कैरी कर पा रहा है? वाटर। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा लोड है वो कौन से स्ट्रेस के बराबर होगा? पोर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, पोर प्रेशर के बराबर होगा। अब पूछा जाए एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो जो हमारा लोड है वो कौन से स्ट्रेस के बराबर होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगा। तो ये एग्जाम में पूछा गया था ईएसी में कि लोड लगाने के बाद लास्ट में कौन सा प्रेशर हमारा, मतलब कि जो लोड होता है वो किसके इक्वल होता है? पोर प्रेशर के, इफेक्टिव स्ट्रेस के, या टोटल स्ट्रेस के? तो किसके बराबर हो जाएगा? वो इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक लिख लिया ना। अब हम लोग को डैम बनाना है, ठीक है। मान के चले कि हम लोग को डैम बनाना है, यहाँ पे हमको डैम बनाना है। तो डैम बनाना है तो मान के चलिए अर्दन डैम बना रहे हैं, यहाँ पे सॉइल यूज़ किए हैं, ठीक है। ये सॉइल इधर कहीं से पहाड़ से हम लेके आए हैं, यहाँ पे हम लोग कहीं से पहाड़ से काट के लेके आए हैं, ठीक है, यहाँ से काट के लेके आए हैं। अब इस सॉइल को पूछा जाएगा कि भाई ये कंसोलिडेटेड है कि अंडर कंसोलिडेटेड है कि ओवर कंसोलिडेटेड है, कैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल है, अब हम लोग यहाँ से सॉइल लेके आए हैं पहाड़ से, ठीक है। तो पहाड़ से सॉइल लेके आए हैं, तो जब सॉइल पहाड़ से लेके आ रहे थे, ठीक है, तो पहाड़ से अनडिस्टर्ब सॉइल लाए और उसका कंसोलिडेशन हम लोग मेज़र किए, ठीक है, कि इसका कंसोलिडेशन कितना होगा या कितना तक जा सकता है एक दिन का। उसके बाद हम लोग इसका ला करके डैम बना रहे हैं, तो हाइवा में लेके आएगा, यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे इसका कॉम्पेक्शन ऑम्पेक्शन हो गया, ये डिस्टर्ब सॉइल हो गया। अब डिस्टर्ब सॉइल हो गया, तो डिस्टर्ब सॉइल हो गया तो डैम बना है तो पानी तो सोखेगा, ठीक है, पानी सोखेगा। तो पानी सोखेगा तो जितना ज़्यादा पानी सोख रहा है, पानी सोखने के बाद तुरंत निकाल दे रहा है तो अच्छा बात है, ठीक है। चलिए ये अलग हो गया। तो यहाँ पे ये जो सॉइल लाए हैं, अब यहाँ से हम लोग सॉइल लिए, अब इस सॉइल को हम लोग निकाल के अब इसका कंसोलिडेशन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका कंसोलिडेशन चेक कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि इसका जो कंसोलिडेशन है वो अब इसका भी अब कुछ कंसोलिडेशन होगा। इसे पानी है, सेचुरेटेड है, इसका यहाँ से अब सॉइल लेके आ गए हम लोग,
यहाँ से सॉइल लेके आ गए, अब यहाँ से सॉइल लेके आ गए और इसका कंसोलिडेशन हम मेज़र कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हमको बताना है कि ओवर कंसोलिडेटेड है, कि पहले जितना कंसोलिडेशन हुआ था वहाँ पे उससे ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है, कि उससे कम कंसोलिडेशन हो रहा है, कि उसके बराबर कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसका तुलना यहाँ पे जो हो रहा है उससे उसका तुलना यहाँ पे हमको करना है कि पहले कितना कंसोलिडेट हो चुका है पहले, और उसके रिस्पेक्ट में अभी उससे ज़्यादा हो रहा है, कि उसके बराबर हो रहा है, कि उससे कम हो रहा है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हम एक रेशियो का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक है, तो वहीं से हम लोग बताते हैं सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड है कि अंडर कंसोलिडेटेड है। ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड है कि ओवर कंसोलिडेटेड है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। इसमें कंसोलिडेशन मेज़र किए और इसमें मेज़र किए, तो पहले कितना कंसोलिडेशन होता था और अब कितना कंसोलिडेशन हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है। उस रेशियो के हिसाब से हमको बताना होता है कि सॉइल कैसा है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इसको कैसे मेज़र करेंगे, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। सॉइल को बताना है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है कि अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल है, तो उसके लिए लिखेंगे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। इसमें रेशियो से समझ में आ रहा है कि दो चीज़ का रेशियो है, और इसका रेशियो जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ऊपर में, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाइड इन द पास्ट, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस लिख लीजिए, मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस applied in the past upon existing effective stress, लिख लिए। अब इसमें लिख लिए, अब इसमें लिखेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सॉइल तीन प्रकार का होता है कंसोलिडेशन के हिसाब से, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल और अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल और नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। उसमें पहला लिखेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल नाम क्या पता चल रहा है, ओवर कंसोलिडेटेड मतलब पहले कैसा था, पहले ज़्यादा कंसोलिडेटेड था कि अभी ज़्यादा है। ओवर कंसोलिडेटेड मतलब कि पहले ज़्यादा था। अंडर कंसोलिडेट अभी हम लोग यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अभी और कंसोलिडेशन इसका किया जा सकता है कि इसका कंसोलिडेशन इसके बराबर है, कि इसका जो कंसोलिडेशन है इससे कम है। ठीक है, तीन चीज़ मेज़र करना है। यहाँ पे जो सॉइल है उसका जो कंसोलिडेशन है इससे ज़्यादा है कि इसके बराबर है कि इससे कम है। ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, इसका मतलब ये बताएगा कि ये पहले से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड था। इसका मतलब ये है, ये जो सॉइल है वो ओवर कंसोलिडेटेड है, मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड वो था। ठीक है,
तो पहले से ज़्यादा कंसोलिडेटेड था, तो पास्ट में ज़्यादा उसका, पहले ज़्यादा इसका कंसोलिडेशन हो चुका है, पहले ही इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है कि अब उसका कंसोलिडेशन संभव नहीं है, तो वो ओवर कंसोलिडेटेड हो गया। तो इससे अब हमेशा यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे जो सॉइल हम यूज़ किए हैं तो इसका जो कंसोलिडेशन है अब कम रहेगा, पहले से ही कंसोलिडेटेड ज़्यादा है तो हो जाएगा ओवर कंसोलिडेटेड। तो ओवर कंसोलिडेटेड है तो इसका मतलब ऊपर का वैल्यू ज़्यादा होगा कि कम होगा, ऊपर का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, OCR इज़ ग्रेटर देन 1, OCR इज़ ग्रेटर देन 1, तभी तो ऊपर वाला ज़्यादा होगा ओवर कंसोलिडेटेड में। ओवर कंसोलिडेटेड में OCR इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मतलब कि पहले वो ज़्यादा स्ट्रेस को झेल चुका है, पहले वो ज़्यादा स्ट्रेस को झेल चुका है। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो में ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल लिखेंगे, पहले का कंसोलिडेशन ज़्यादा था, पहले का जो कंसोलिडेशन है वो ज़्यादा है, अब पहले का कंसोलिडेशन ज़्यादा है। देखिए ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पहले स्ट्रेस कितना था, पहले ज़्यादा था कि अब अभी ज़्यादा है, पहले इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था, ज़्यादा था, ठीक है, पहले इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो अगर जो 1 से ज़्यादा है इसका मतलब पहले स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा था, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जब परमानेंट राइज इन वाटर टेबल हो जाएगा, मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल है, तो इस पॉइंट पे पूछा जाए या फिर यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए, यहाँ से यहाँ तक पूछा जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाटर टेबल हो गया, ये D डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक H डेप्थ है। इस पॉइंट पे पूछा जाए इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, एक तो हो गया ये। अब क्या है गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा, ये H हो गया। अब हमारा वाटर टेबल यहाँ पे आ गया, ये स्मॉल d तक हो गया और ये कैपिटल H हो गया, ये कैपिटल D था वो स्मॉल d हो गया और ये स्मॉल h था, ठीक है। केस 1 है और ये केस 2 है, केस 1 है और ये केस 2 है। अब बताइए केस 1 में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा कि केस 2 में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा? केस 1 में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा या केस 2 में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा? बताइए विशाल, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होने के लिए वाटर टेबल कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू। इसमें म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? कैपिटल H तक है। इसमें म्यू का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? स्मॉल h तक है। तो कैपिटल H ज़्यादा है कि स्मॉल h से ज़्यादा है? कैपिटल H ज़्यादा है,
तो कैपिटल H ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली चीज़ को घटाएंगे तो यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा, और कम वाला चीज़ को घटाएंगे तो यहाँ का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा परमानेंट वाटर टेबल अगर हमारा बढ़ जाता है, परमानेंट वाटर टेबल बढ़ जाता है, तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा कि अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा कि नॉर्मल, चलिए ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा कि नहीं होगा, बस अभी यहाँ पे देखते हैं। तो परमानेंट वाटर टेबल अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस था उसके इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर है कि कम है? यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो लेस है, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो कम है, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा है। तो पास्ट में, ठीक है, पास्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था, पास्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था। अभी जो एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस है, पास्ट में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था, अभी जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, कम है। तो इसका नाम हो गया ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो 1 से ज़्यादा हो गया, और ये हो जाएगा हमारा ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। इसका मतलब है कि पास्ट में इसका इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था, अब इसमें वाटर टेबल आ गया है, इसमें वाटर टेबल आ गया है। इसी तरह से पूछा जाए कि बर्फ़ पिघल गया, बर्फ़ पिघल गया, ठीक है, तो बर्फ़ पिघल जाएगा, तो बर्फ़ पिघलेगा कहीं पे, ठीक है, तो बर्फ़ पिघलेगा तो सॉइल के अंदर वो आएगा, ठीक है। मतलब कि इधर पे ग्लेशियर है और इधर पे हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इधर पे हमारा ग्राउंड है, इधर पे हमारा बर्फ़ है। तो बर्फ़ अगर पिघलेगा तो बर्फ़ पिघलेगा तो पिघल के इधर आएगा, तो पहले ड्राई सॉइल था उसको गीला करेगा, तो बर्फ़ पिघलेगा, तो बर्फ़ पिघलेगा तो सॉइल में पानी प्रवेश करेगा, पानी आ जाएगा, तो पानी आ जाएगा तो इसका पोर प्रेशर बढ़ा, पोर प्रेशर बढ़ा मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हुआ। तो बर्फ़ का पिघलना और इसके अंदर प्रवेश करना, तो बर्फ़ अगर पिघल गया तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा है? पहले ज़्यादा था, तो पहले ज़्यादा था क्योंकि पहले इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था, अब इफेक्टिव स्ट्रेस इसका कम है। तो बर्फ़ का पिघलने से इसका इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, बर्फ़ के पिघलने के बाद ये कैसा सॉइल हो जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगा कि नहीं होगा? बर्फ़ के पिघलने के बाद ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। ओवर कंसोलिडेटेड मतलब कि पास्ट में ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस था, अब पिघल गया, अब उसका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, पहले से कम हो गया। बर्फ़ पिघल गया तो बर्फ़ पिघला और पानी इसमें आ गया, तो इसमें आ गया तो अब पोर प्रेशर इसका बढ़ गया। पोर प्रेशर बढ़ गया मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट समझिए कि पोर प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, पोर प्रेशर का बढ़ना मतलब उसका कंसोलिडेशन बढ़ जाना। पोर प्रेशर का बढ़ना मतलब कि उसका इफेक्टिव स्ट्रेस कम होना, और इफेक्टिव स्ट्रेस का कम होना मतलब कि पहले ज़्यादा था, मतलब कि वो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो गया। समझ में आया? ये वाला एग्जांपल से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तो इसे समझ जाइए। तो जो डैम बना रहे हम लोग, तो ड्राई डैम था पहले, अब बरसात के बाद, ठीक है, बरसात के बाद कैसा हो जाएगा, वो ओवर कंसोलिडेटेड हो जाएगा कि अंडर कंसोलिडेटेड रहेगा? बरसात के बाद ओवर कंसोलिडेटेड हो जाएगा, क्योंकि ड्राई डैम था तो उसका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, कम था। ड्राई डैम था तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम था, और अब कितना हो गया, अब ज़्यादा हो गया। ऑनलाइन में वॉइस क्लियर है? तो अगर ड्राई डैम था और ये बरसात का डैम है, ठीक है, तो ये कैसा सॉइल हो जाएगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगा कि क्या होगा? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। डैम कैसा हो जाएगा, डैम का जो सॉइल है वो कैसा हो जाएगा, अभी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे मेजर करेंगे, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो से। फिर नॉर्मल कंसोलिडेशन सॉइल, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, NCS, नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल, जब OCR का वैल्यू 1 हो गया, जब सॉइल का OCR का वैल्यू 1 हो गया, मतलब कि यहाँ पे ग्राउंड था और वाटर टेबल यहाँ था, और यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे वाटर टेबल यहीं पे है, तो ये सॉइल कैसा हो जाएगा, पहले जितना स्ट्रेस था इसका इफेक्टिव स्ट्रेस, अभी भी इफेक्टिव स्ट्रेस उतना ही है,
ठीक है, वाटर टेबल में कोई चेंजेस नहीं है। इस एग्जांपल को समझिए तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, ज़्यादा आसान है। तो वाटर टेबल इसका कांस्टेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब पास्ट में जितना था अभी भी उतना ही है। OCR का वैल्यू 1 हो गया, तो OCR का वैल्यू 1 हो गया मतलब कि वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। आपको हर एक एग्जांपल में दिखेगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल तो सेटलमेंट निकालिए, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल तो सेटलमेंट निकालिए। तो वहाँ पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड कहने का मतलब है कि पानी का जो राइज है या फिर उसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस पहले जितना था और अभी भी उतना ही है। और OCR का वैल्यू लेस देन 1 है, OCR का वैल्यू लेस देन 1 है, तो कितना हो जाएगा वो? ओवर कंसोलिडेटेड हो गया, अंडर कंसोलिडेटेड होगा? OCR का वैल्यू एक से लेस हो गया तो क्या हो गया? अनसोलिडेटेड। ठीक है, मतलब कि ये मान के चलिए कि कैनाल है हमारे पास, ठीक है, कैनाल है, इसमें पहले पानी था, ठीक है, इसमें पहले पानी था, अब फिर क्या हो गया कैनाल? अब ड्राई कैनाल हो गया। ठीक है, तो किसका इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा? ड्राई कैनाल का। तो ये क्या हो जाएगा? अब अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का टाइप बताना है, जस्ट एग्जांपल में बस बता रहा हूँ। ठीक है, वो सॉइल का टाइप एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का है। घर बनाना है तो घर बनाना था तो पहले कितना इफेक्टिव स्ट्रेस था और अभी उसका कितना इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो बरसात आने के बाद उसका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना कम हो सकता है, ये चीज़ पता करना पड़ेगा ना हमको कि घर बना रहे हैं तो घर तो बरसात में नहीं बनाते हैं, कोई भी घर बनाता है वो ठंडा में चालू करता है या गर्मी में चालू करता है, लेकिन बरसात तो आएगा घर बनने के बाद, उसका सेटलमेंट वगैरह तो निकालना ही होगा ना कि भाई बरसात आएगा तो सॉइल कितना सेचुरेटेड होगा, इतना कंसोलिडेटेड होगा। तो सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि सॉइल कैसा होना है, ओवर कंसोलिडेटेड है कि अंडर कंसोलिडेटेड है कि उतना ही है। ठीक है, OCR का वैल्यू ओवर कंसोलिडेशन रेशियो का वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है, जैसे कि जितना ज़्यादा हो जाएगा OCR का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब कि पहले इफेक्टिव स्ट्रेस और अभी का इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर जितना कम होगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो सॉइल है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है या फिर कम है, 1 या 1 के आसपास है तो ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो ठीक है। इसका वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है तो इसका मतलब वो सॉइल अच्छा नहीं है। ठीक है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस में बहुत वेरिएशन रहता है। ठीक है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहने से वो हमारा सॉइल अच्छा नहीं है। ठीक है, हाँ, पानी आ गया तो ये ओवर कंसोलिडेशन, क्योंकि पहले इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा था। हाँ, और ये वाला क्या हो जाएगा? कैनाल पहले था, पानी भरा हुआ था, अब कैनाल सूख चुका है, तो सूख चुका है तो अब पूरा का पूरा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा और पहले पानी का स्ट्रेस आता था। यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल है तो पहले पानी का आता था, यहाँ पे सॉइल में पानी भी तो है, अब पानी का स्ट्रेस पहले था, पानी कम हो गया, अब सूख गया, ड्राई कैनाल हो गया। तो ड्राई कैनाल हो गया तो वहाँ पे कैनाल का जो सॉइल है अगल बगल में वो सॉइल कैसा हो जाएगा? ड्राई कैनाल हो गया तो ड्राई सॉइल होगा, और ड्राई सॉइल होगा तो पूरा स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। ठीक, इस पर एग्जाम्पल वगैरह बस ये पूछता है, उतना डिटेल में नहीं पूछता है, पूछता है कि 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा तो क्या होगा, 1 होगा तो कितना होगा, इतना ही बस पूछेगा। लेकिन जानना जरूरी है कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। हाँ, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस था, ठीक है, और अभी कम है, तो कैसा हो जाएगा? ये किस टाइप का सॉइल हो जाएगा? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। NC का पूछेगा तो पास्ट में जो सॉइल था और अभी जो सॉइल है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस उतना ही है, पास्ट में जितना था उतना ही उसका है, और बोलेगा कि पास्ट में मैक्सिमम था लेकिन अभी मिनिमम इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो कितना हो जाएगा वो? उसका अंडर कंसोलिडेटेड। तो इस टाइप का उसका सवाल आएगा, पास्ट में इस टाइप का इफेक्टिव स्ट्रेस था और अभी उसका इफेक्टिव स्ट्रेस इतना है, तो कितना होगा?
उसके बाद लिखेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, उसके बाद लिखेंगे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब कि कंसोलिडेशन का एक प्रकार से हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, एक प्रकार से हम लोग कंसोलिडेशन का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं अपना मैक्सिमम मार्क्स और ऑप्टेन, यही होता है हमारा परसेंटेज, ठीक है, हमारा परसेंटेज यही होता है। तो वैसे ही डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब कि वो परसेंटेज को बताएगा कि कितना कंसोलिडेशन उसका हुआ है, ठीक है, कितना कंसोलिडेशन हुआ है। तो वो ई के टर्म्स में जनरली मेजर किया जाता है, इसको यू से शो किया जाता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को यू से शो किया जाता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में क्या है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है तो उसका वॉइड्स कम हो रहा है, पानी निकल रहा है तो उसका वॉइड्स कम हो रहा है। तो यहाँ पे ई था पहले, उसके बाद वॉइड्स इतना कम हुआ है, ठीक है, ये 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद, लेकिन वो मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, ई हो सकता है 50 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद जो घर बनाए हैं, तो 3 साल में इतना सेटलमेंट हुआ है, इतना वाइड रेशियो हमारा कम हुआ है। लेकिन हम 300 साल 400 साल में देखें तो हमारा जो वाइड रेशियो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन है यहाँ तक हो सकता है पूरा का पूरा, हाँ, मतलब कि अगर मैक्सिमम देखें लॉन्ग टर्म तक, अपना जीवन काल के अंत तक, तो कंसोलिडेशन यहाँ तक हो सकता है, मतलब कि ई नोट से ई फाइनल तक हो सकता है। अगर इसका मैक्सिमम कंसोलिडेशन देखा जाए तो ई नोट से ई फाइनल तक हो सकता है, लेकिन हम लोग 3 साल के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा हुआ है ई से E1 तक गया है, ई से E1 तक गया है। तो इसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालेंगे, इसका मैक्सिमम कितना वर्ड रेशियो कम हो सकता है और अभी के डेट में कितना कम हुआ है, मैक्सिमम कितना कम हो सकता है और अभी के डेट में कितना कम हुआ है, ये इसका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे में मैक्सिमम ई नोट माइनस ई फाइनल और ऊपर में ई नोट माइनस ई, ठीक है, ई या फिर E1 लिख सकते हैं। ई नोट क्या है, इनिशियल वाइड रेशियो, और एट द टाइम जिस पे हम लोग देख रहे हैं, और ई फाइनल अल्टीमेट कंसोलिडेशन, इनिशियल वाइड रेशियो, फाइनल वाइड रेशियो, वाइड रेशियो एट टाइम t, ई नोट इनिशियल वाइड रेशियो और E1 वाइड रेशियो एट टाइम t, एट टाइम t कंसोलिडेशन, फिर ई फाइनल वाइड रेशियो एट 100% कंसोलिडेशन। हंड्रेड % कंसोलिडेशन, हाँ, अरे मतलब एक एग्जांपल था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो वैसे ही डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का परसेंटेज है कि मैक्सिमम कितना कंसोलिडेट कर सकते हैं, और हम लोग टी टाइम के बाद कितना कंसोलिडेट उसमें देखे हैं। हाँ, ये कर्व है यार, स्ट्रेट रहता तो ऐसे रहता ना, स्ट्रेट और मुड़ा हुआ थोड़ा सा उतना ख़राब नहीं है, मेरा डायग्राम खराब बनता है लेकिन इतना तो अंतर है, मुड़ा हुआ तो दिख रहा है कम से कम। अब देखिए इसको इसके टर्म्स में बता दिए,
ठीक है। अब उसको सेटलमेंट के टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं, सेटलमेंट के टर्म्स में भी देख सकते हैं, वाइड रेशियो के टर्म्स में तो देख लिए, तो सेटलमेंट के टर्म्स में देख लेते हैं। मान लीजिए कि 5 साल में, 5 ईयर में डेल्टा एच हुआ है, कंसोलिडेशन मतलब पानी का निकलना और सॉइल का वॉल्यूम कम होना, तो 5 साल में एच हुआ है। लेकिन हम लोग देखेंगे अल्टीमेट जो उसका जो सेटलमेंट है वो 20 साल के अंदर हो सकता है, सॉरी 20 साल में तो नहीं होगा, वो मान के चलिए 100 साल, 2 साल, 300 साल या 400 साल में अल्टीमेट कंसोलिडेशन होते 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 डेल्टा एच तक वो वॉल्यूम अपना कम कर सकता है, पूरा पानी निकलेगा, पूरा पानी निकालने में उसको 200 साल लगता है, और 200 साल में पूरा कंसोलिडेट होगा, तो पूरा कंसोलिडेट होगा तो उसका जो हाइट है या फिर उसका जो थिकनेस है वो कैपिटल डेल्टा एच कम हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकाला जा सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? कैपिटल डेल्टा एच और स्मॉल डेल्टा एच। वॉल्यूम के टर्म्स में निकाला जाए तो कैपिटल डेल्टा वॉल्यूम अपॉन कैपिटल डेल्टा वॉल्यूम, ठीक है। एरिया उसका सेम रहेगा उधर के साइड में, तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में एरिया का मल्टीप्लाई कर दिए तो स्मॉल वॉल्यूम चेंज मतलब कि 5 साल के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, और उसका अल्टीमेट मतलब अपना जो भी उसका अल्टीमेट टाइम है 500 साल या 600 साल या 200 साल, तो उसके बाद कितना वॉल्यूम चेंज होता है वो हो गया कैपिटल वी। तो इसको हम लोग एक प्रकार से और लिख सकते हैं, स्मॉल डेल्टा एच अपॉन कैपिटल डेल्टा एच इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा वी अपॉन कैपिटल डेल्टा वी। लिख लीजिए, ये भी पूछ आता है, न्यूमेरिकल वगैरह कल बनाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें क्लियर होता जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ना न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आएगा, और न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज होता है वो कैसे होता है क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आएगा। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आएगा। फिर एक है टाइम फैक्टर, एक है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर वगैरह कल देखेंगे, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी कल देखेंगे। आज ऑफिस जल्दी जाना है, मेरे को 9 बजे निकलना था, लेट हूँ। कुछ पूछना है? किसका? सेटलमेंट में पोर प्रेशर का? हाँ, सेटलमेंट का भी फॉर्मूला नहीं देखे हैं, सेटलमेंट अभी आएगा, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वगैरह आएगा। सेटलमेंट कल पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल आता ही है, इसलिए उसमें समय देंगे हम लोग, ठीक है। सेटलमेंट वगैरह हम लोग कल देखेंगे, पोर प्रेशर वगैरह सब आएगा, उसमें इफेक्ट करता है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, CV UV कुछ आएगा। सेटलमेंट कल देखेंगे, सेटलमेंट से सवाल आता ही है, हर साल आता है। नहीं, ये सब बस बेसिक है, जो कल देखेंगे ना। आज का जो इम्पोर्टेंट था वो पहला जो पढ़े थे, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंप्रेशन ऑम्प्रेशन, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो तक, ये बस ऐसी है, बेसिक है। कंसोलिडेशन का जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का शुरुआत है। सेटलमेंट का जब पढ़ लेंगे पूरा तो सेटलमेंट का सवाल पढ़ेंगे, वो आता है, हर साल आता है। चलिए, थैंक यू। लगा रहा था, नहीं आ रहा है।